चलो सब लोग, एवरीवन स्माइल, अटेंडेंस मार्क हो रही है ना। टिया और जेनिशा कैमरास ऑन कर मैम लो बेटा। मैम कैन यू गिव मी 2 minutes? आई एम चेंजिंग। ओके, 2 minutes मैम, थैंक यू मैम। सो देर आर 11 11 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, 3 एब्सेंट। मैम ये ग्रुप पे भेजना। दृष्टि एब्सेंट और ठीक। मैत्रेयी। मैत्रेयी एंड दिति। राइट, ओके। चलो, चलें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा जी आज से। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इजी वन इफ यू नो द बेसिक्स, वेरी स्कोरिंग वन। बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ भी टफ नहीं है, तो इसीलिए बहुत इजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, कार्बन की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज कार्बन की याद कर लेते हैं। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। राइट, 6 नंबर पे आ गया। तो बोरॉन कार्बन कार्बन। एटॉमिक नंबर इज व्हाट? एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 6। 6। तो अगर एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी उसकी? 2,4। 2,4। टू फर्स्ट कॉमा शेल फोर में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। राइट। तो अब 2,4 है। तो आप इसे किस कैटेगरी में रखोगे? दिस इज अ नॉन मेटल। ये एक नॉन मेटल है। राइट, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दी आउटर मोस्ट शेल, तो स्टेबिलिटी के लिए चेक क्या करना होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है। राइट, ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है ना। तो अगर हमें इसकी यस। ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो ईदर वी शुड गिव इट 4 इलेक्ट्रॉन्स, है और ना, या तो रिसीव। इसमें प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स कर दें, या तो या -4 इलेक्ट्रॉन्स कर दें। तो ये समझते हैं कि क्या कार्बन ऐसा करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले या डोनेट कर दे? नहीं करता। हारिका सिंह नो, नहीं करता। क्यों नहीं करता हारिका? मैम बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड जितनी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता टू लीव और गेन इलेक्ट्रॉन्स। काइंड ऑफ, यू आर क्लोज। और कोई बता सकता है क्यों नहीं करता? Ma'am, हम्म। ma'am, carbon cannot gain 4 electrons because if 4 electrons are gained, then it is very difficult for the nucleus to handle extra 4 electrons. सो And इशू इज ca- बैलेंसिंग, है ना, so, बैलेंस लॉस्ट हो जाएगा एटम का। yes, ma'am. और And losing electrons is very difficult because as you lose electrons, the energy required to lose more electrons will increase exponentially. So it is energetically not feasible, and a lot of energy will be required. राइट, एग्जैक्टली। सो अगर हम इस चीज को समझते हैं यहाँ पर कि 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में प्रॉब्लम क्या है। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी बच्चे, कि अगर मुझे, मैं पहले एक दूसरे एलिमेंट का एग्जांपल लेकर बता रही हूँ, एल्यूमिनियम का। ठीक है, अगर मुझे एल्यूमिनियम एक जो मेटल है उसके अंदर 13 इज द नंबर, एटॉमिक नंबर 283 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, और वो क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, बट ऑल टुगेदर 3 डोनेट नहीं होते हैं कि -3, एक साथ तीनों चलेगा। एटम क्या करता है? स्लोली इट रिलीजेस इट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सेंट्रल पार्टिकल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 और ये 3। ठीक है। तो अब अगर हम ये समझें कि प्रोटॉन भी इसके पास जो है वो 13 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 13 होंगे, है ना। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है पहले, दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज गॉन, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया यहाँ से। तो क्या हो गया? अब क्या हो गया? प्रोटॉन तो 13 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। सच पॉजिटिव थिंग, लाइक बिगर पॉजिटिव थिंग अट्रैक्टिंग नेगेटिव टू इट्स साइड, तो क्या हो गया? साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एटम का। रिंग्स विल बी पुल्ड इनसाइड। जो सेंटर है, न्यूक्लियस है वो एटम का, एटम को अंदर की तरफ श्रिंक कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा पावरफुल है।
अभी एक और इलेक्ट्रॉन इज गॉन, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल करने के लिए बहुत जोर लगेगा, क्योंकि 13 प्रोटॉन्स आर कंट्रोलिंग दैट। तो आपने अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं रियल नंबर्स पे नहीं जा रही हूँ, कि अगर आपने 100 जूल्स एनर्जी दी इस एटम को टू रिलीज इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, here you will be requiring 110 joules में भी ज्यादा देनी पड़ेगी टू रिलीज अनदर इलेक्ट्रॉन, अनदर वन इलेक्ट्रॉन। और हो क्या जाएगा बैलेंस, 13 और 11 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और प्रॉब्लम हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली पुल कर रखा है, और श्रिंक हो गया साइज थोड़ा सा न्यूक्लियस ने, और स्ट्रांगली उसको पुल पुल कर लिया इनवर्ड्स। तो अब इसे रिलीज करने के लिए ना, हो सकता है 120 130 जूल्स, कुछ और ज्यादा एनर्जी लग रही है ना। ज्यादा लगती है, कितनी ज्यादा जूल्स में सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि मेमोरी में सेट हो, ठीक है। अब अगर इसमें से और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हो तो क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसे ही करते करते जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने लगता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने जितनी एनर्जी कैसे आएगी, वो एनर्जी डिराइव ही नहीं कर पाता उतनी स्ट्रॉन्ग कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सके। क्योंकि कितना डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा वहां पे, 6 प्रोटॉन हैंडलिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड और नॉट, इफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, तो 6 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके बैठे होंगे, है ना। ये ये स्टेबिलिटी नहीं आती एटम में कि वो इतनी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर पाए, और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं हो पाते 4। इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज ही नहीं करता, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की बात है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करती हूँ, आई एम एन अनायन, मैं इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रही हूँ, तो अगेन एक बैलेंस क्रिएट करना है मेरे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ने। अब वो जो प्रोटॉन्स हैं, वो अपने से बहुत ज्यादा नेगेटिव भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जो स्ट्रक्चर है एटम का वो अनस्टेबल हो जाएगा इफ देर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स इन द रिंग आउटसाइड, और अंदर छोटा सा कोर जो है वो पॉजिटिव है और वो लेस पॉजिटिव है। तो स्टेबिलिटी कब आती है एटम के स्ट्रक्चर में, जब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर इक्वल, राइट। यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन किए, तो अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हो, तो देर बी 6 प्रोटॉन्स हैंडलिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी स्ट्रक्चर में एटम के, इसीलिए वो वो कर ही नहीं पाएगा ये रिएक्शन। अंडरस्टूड और नॉट। कार्बन इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो डोनेट कर पाता है ना एक्सेप्ट कर पाता है, ठीक है। तो वो करेगा क्या, रिएक्ट कैसे करेगा, कार्बन अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में, नॉन मेटल है, इनर्ट तो नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो बनाएगा कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट बच्चे। 1 मिनट देना। राइट बच्चे। तो कार्बन करेगा क्या, बनाएगा कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू नॉन मेटल्स जो दोनों डेफिशिएंट है, और एक स्टेबिलिटी अटेन हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि कार्बन, why is it important to study this carbon and its compound as a different chemistry का branch? Why are we dealing with carbon as a separate branch of chemistry? क्यों इसके ऊपर पूरी एक पूरी ब्रांच ही केमिस्ट्री की डेडिकेट कर दी गई? क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स का जो नंबर है ना, दैट इज इमेंस। क्यों है इमेंस? क्योंकि एवरीवेयर अराउंड यू थी, सी यू सी थिंग्स, भले वो आपका खाना हो, भले प्लांट्स हो, भले प्लास्टिक्स हो जो आप यूज कर रहे हो, वुड हो, सिंथेटिक फाइबर्स जो आप पहन रहे हो, सब के सब दे आर कार्बन समहाउ, राइट। तो उनके अंदर कार्बन का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। जो प्रोटीन्स हैं, आप जो प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हो उसमें भी कार्बन है,
तो कार्बन हर जगह है, इसीलिए कार्बन के लिए एक अलग ब्रांच डेडिकेट की गई। अब हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, कार्बन के वो कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या फिर डेरिवेटिव्स, देयर डेरिवेटिव्स। व्हाट आर डेरिवेटिव्स? हम इसे ऐसे बोलेंगे कि this study that we are doing here, compounds of hydrocarbon, या hydrocarbons that we are studying, they are the compounds of hydrogen and carbon and their derivatives. Derivatives में क्या है? You remove one H, you put something else, some other group of atoms you have put there, है ना? You remove uh, like one carbon from there and you put something else. So when derivatives are when from the same hydrocarbon, hydrogen and carbon ka combination, you're replacing things and putting the other things there, they are derivatives of hydrocarbons. So हाइड्रोकार्बन्स का नंबर जो है वो बहुत ही बिग है, इसीलिए हम उसे अलग से पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम स्टडी करें कि वाई वाई इज द नंबर सो बिग, कि और किसी भी एटम के इतने इतने सारे इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स क्यों नहीं है, कार्बन के क्यों है? इसलिए क्योंकि इट हैज गॉट अ यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कैटिनेशन। Catenation. कैटिनेशन इज Catenation. This property is called as self-linking property. Ma'am, can you please repeat again? Catenation. This is self-linking property of carbon, which is the reason behind why we have numerous carbon compounds around us. Self-linking property. अब ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ये क्या कहती है? ये कहती है कि कार्बन इज हैप्पी विद इट, लाइक एनीथिंग, जितने मर्जी कार्बन साथ में जोड़ते जाओ, इनफैक्ट थाउजेंड्स में भी कार्बन साथ में जोड़ते जाओ, दे विल बी स्टेबल टुगेदर, दे विल बी हैप्पी लाइक अ फैमिली टुगेदर, है ना? तो अब इतने सारे कार्बन जोड़ने के बाद भी वो चेन टूटे नहीं, वो बैलेंस खोए नहीं, ये दिस इज ओनली पॉसिबल विद कार्बन। ऑल्दो कैटेनेशन और भी एटम्स दिखाते हैं, लेकिन कार्बन इज यूनिक बिकॉज जो लॉन्ग चेन्स बनती हैं, जो रिंग्स बनती हैं, जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो दे आर स्टेबल इन कार्बन, वो ब्रेक नहीं करते आसानी से। जैसे सिलिकॉन भी एक एटम है जो कि कैटेनेशन शो करता है, लेकिन आप उसके उसके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा सिलिकॉन डाल दो और वो ब्रेक हो जाएगा। तो टू अ सर्टेन लिमिट ओनली दे कैन मेक लॉन्ग चेन्स, उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन कार्बन क्या है? वो लॉन्ग चेन्स में एग्जिस्ट कर सकता है स्टेबली, राइट? तो अब लॉन्ग चेन्स बना सकता है कैटिनेशन की वजह से, ब्रांचिंग कर सकता है कैटिनेशन की वजह से, रिंग्स बना सकता है कैटिनेशन की वजह से। तीन स्ट्रक्चर्स हैं कार्बन कंपाउंड्स के, चेन्स, सिंगल लॉन्ग चेन्स, एंड देन ब्रांच चेन्स। ब्रांच कैसे होती है? ब्रांच समझाने के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि जैसे दिस इज वन नेकलेस, दिस इज अ लॉन्ग चेन, है ना? आपने कार्बन के जो बीज हैं नेकलेस में इस तरीके से डाल दिए, सो दिस इज अ लॉन्ग चेन। अब लेकिन आपने सोचा नहीं, नेकलेस का स्टाइल चेंज कर देते हैं, चलो कुछ ऐसा नेकलेस बनाते हैं, दिस इज ब्रांच, है ना? अब इसे रिंग्स की शेप दे दो, इसी कार्बन को इस तरीके से रिंग्स बना दो, वापिस जहां स्टार्ट हुआ वहीं आकर भी कार्बन कंबाइन हो जाएगा। तो कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, इट कैन गिव यू ब्रांच स्ट्रक्चर्स, इट कैन गिव यू रिंग्स। उन्हीं कार्बन को ही, जैसे अगर मैं ये कार्बन 4 है, अगर मैं इसमें से एक कार्बन उठाकर यहाँ रख दूं, तो ये स्टिल C4 ही है, राइट? C4 स्ट्रक्चर ही तो है, लेकिन दिस विल बी समथिंग न्यू, अ न्यू कंपाउंड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट? तो अगर आपने ये 6 की लॉन्ग चेन ली है, इससे कितना कुछ अलग अलग बना सकते हैं। पहले इस एक को हटाओ, यहाँ लगा दो, राइट?
अब इस एक को हटाओ, चलो यहाँ लगा दो, यहाँ तो नहीं, यहाँ लास्ट में तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पर। अभी क्यों लास्ट में नहीं लगेगा, अभी उस पे बात करेंगे कि कैसे आप जो पेरेंट चेन है वो ढूंढते हो, अभी उस पे बात करेंगे। तो अब है तो वही 6 कार्बन ही बेटा अभी, लेकिन येट दे आर अ न्यू कंपाउंड, देयर बिहेवियर केमिकली विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। तो क्या है यहाँ पर, ये एबिलिटी ऑफ कार्बन टू गिव यू न्यू स्ट्रक्चर्स, न्यू कंपाउंड्स by just changing their positions is again one reason behind the uh, numerous compounds of carbon around us. Understood बच्चे or not? Clear? ओके, आप थोड़ा सा बुक भी पढ़ लेते हैं, बहुत हो गया। अच्छा राइट, अभी हम लोगों ने इस पूरी केमिस्ट्री को नाम दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। क्यों दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाई? Ma'am, Why the Carbon because word means organic? carbon organic is naturally organic occurred all compounds. around us. Compound. कम अगेन बच्चे। Ma'am, because all the elements around us are organic, and carbon is also organic compound. क्योंकि एवरीथिंग Ma'am, लिविंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कार्बन समहाउ, और कार्बन का कंपाउंड, राइट। इसीलिए हमने इसे एक लाइफ बेस्ड जो है कंपाउंड समझा, और इसके ऊपर एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच बना दी। ठीक है बच्चे। राइट बच्चे। अच्छा, अब आगे चलते हैं और स्टडी करते हैं कार्बन के बारे में थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू बुक। They have given you few examples of the carbon compounds existing around us. That is cotton, silk, wool, nylon, polyester, मतलब सब types of clothes. Wood, coal, kerosene, LPG, petrol, diesel, CNG, natural gas, है ना? Dyes, drugs, leather, plastic, rubber, paper, and what not. सब में कार्बन है। इनफैक्ट एवरीथिंग में कार्बन हो गया ना, फिर तो कुछ ऐसा सोच पा रहे हैं जिसमें कार्बन नहीं है? सोचना, होमवर्क में सोचना कुछ ऐसा जिसमें कार्बन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे एक कंपाउंड नहीं, मैम मैटर हाइड्रोक्लोरिक ढूंढना, एसिड। मैटर ढूंढना, मैटर। अब मैं ऐसे तो कह सकती हूँ कि अमोनिया में कार्बन नहीं है, Ma'am, water. लेकिन वाटर में कार्बन नहीं है, लेकिन ढूंढना अपने आसपास चीजें ढूंढना जिसमें कार्बन, भगवान ने वाटर में कार्बन नहीं डाला तो उसमें डिफ्यूज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ढूंढना कहाँ पर कार्बन नहीं है। ठीक है। Ma'am, हम्म, phosphate, sulfates. सोचना। अभी तो फॉस्फेट और सल्फेट एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, मैटर में कहाँ है वो तो बताओ। Ma'am, solid sodium में कार्बन नहीं। तो ऐसे थोड़ी, ये तो फिर तो, ऐसे तो मैं कहूँ, ऐसे तो, ऐसे हाइड्रोजन में भी कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन गैस में भी कार्बन नहीं है, ऐसे नहीं। मैटर ढूंढना अपने आसपास जिसमें कार्बन नहीं हो, ढूंढ पाओगे फॉर श्योर अगर थोड़ा स्मार्ट सोचोगे तो। ठीक है। चलो, अभी इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, मिल जाएगी आपके आसपास ही दिखेगी। नाउ कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, इसका रीजन हमने स्टडी कर लिया। नाउ वी नीड टू स्टडी कार्बन इज टेट्रावेलेंट, द वर्ड इज टेट्रावेलेंट। तो फोर फोर हेडेड स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, दैट इज फोर ओपन रिएक्टिव साइट्स होती हैं कार्बन की, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टेट्रावेलेंट। तो लाइक दिस स्ट्रक्चर शो करते हैं कार्बन का विथ 4 आर्म्स, राइट बच्चे। टेट्रावेलेंट, फोर वैलेंसी। ठीक है बच्चे। तो फोर रिएक्टिव साइट्स होती हैं, फोर रिएक्टिव साइट से अलग अलग कंपाउंड्स को, अलग अलग एटम्स को होल्ड कर सकता है। तो अगेन वन रीजन फॉर न्यूमरस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, टेट्रावेलेंसी इज वन ऑफ दोज रीजंस।
नाउ इज सेल्फ कॉम्बिनेशन, जिसे हमने एज कैटेनेशन अभी स्टडी किया कि कार्बन कैन एग्जिस्ट इन लॉन्ग चेन स्टेबली, है ना, दे आर एक्सेप्शनली स्टेबल इन द लॉन्ग चेन्स ऑल्सो। लॉन्ग चेन्स का मतलब कहाँ तक सोच पाते हो? 17, 18, 19 एंड 20 टाइप्स, थाउजेंड्स में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं कार्बन साथ में, और स्टेबल होते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर लिखा है नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन known as catenation to the extent seen in carbon compounds. Although silicon can show you self combination बेटा, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं जिस एक्सटेंट तक कार्बन एक्सेप्शनली स्टेबल स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है बच्चे, नाउ अकरेंस ऑफ कार्बन, देयर आर टू वेज अगेन फॉर एवरीथिंग, या तो कोई चीज इन अ फ्री स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है या इन अ कंबाइंड स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। तो नेचर में फ्री स्टेट में कार्बन मिलता है क्या हमें? वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा कार्बन है जो नेचर में, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ कार्बन है जो कि हमें फ्री स्टेट में नेचर में मिलता है, अपनी अर्थ के क्रस्ट पे मिलता है, बाकी सब कंबाइंड स्टेट्स में मिलता है। ठीक है, तो राइट, सॉरी बच्चा। सो अब फ्री स्टेट में कौन सा कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है? डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरेन, ये क्या है? ये फ्री स्टेट्स ऑफ कार्बन है। इसका मतलब यू कैन से देयर ओनली कार्बन, है ना, फ्री स्टेट मीन्स ओनली कार्बन नॉट रिएक्टेड विद एनीथिंग एल्स। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जब एटम्स ऑफ द सेम काइंड दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म समथिंग of that element only, you call those things as allotropes of that. So ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं बेटा। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये क्या हैं? दे आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है केमिकली दे विल बी सेम, they will react the same way with different things, but they'll look different or they have different physical properties. राइट बच्चे? तो एलोट्रॉप्स में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं। कैसे सेम होती हैं? क्योंकि डायमंड भी ओनली कार्बन से बना है और ग्रेफाइट भी ओनली कार्बन से। दोनों के स्ट्रक्चर देखे डायमंड और ग्रेफाइट के एक बार। डायमंड के स्ट्रक्चर के लिए, डायमंड के स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, एंड ग्रेफाइट को नाम दिया गया है हेक्सागोनल रिंग्स। Tetrahedron structure means carbon will have 4 heads and every carbon will be bonded to another carbon only with these 4 things. तो ये वाला कार्बन भी आगे 4 से रिएक्ट करेगा, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होगा जो रिजिड कॉम्पैक्ट होगा, मतलब आपस में ही बॉन्डेड होगा, सिर्फ कार्बन टू कार्बन ही लिंक्ड होगा। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, राइट। ये आगे भी फर्दर इसी तरीके से कार्बन से ही लिंक्ड होंगे,
आपस में भी हो सकता है इस तरीके से लिंक। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? तो अपना ही स्ट्रक्चर क्लोज करेंगे ना, ये आपस में ही रिएक्ट करके कार्बन ओनली से। हेक्सागोनल रिंग्स कैसा है? अच्छा, एक बात और, अब कार्बन हमें पता है टेट्रावैलेंट है नेचर में। तो इफ कार्बन इज टेट्रावैलेंट, फोर हेड्स, यहाँ पर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बना रहा है, कार्बन से कार्बन फोर साइड्स पे कंबाइंड है, तो इज देयर एनी फ्री साइट अवेलेबल? देयर इज नो फ्री स्पेस अवेलेबल, है ना, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन ने फोर इलेक्ट्रॉन्स अपने रिएक्टिव साइड पे रखे हुए हैं टू रिएक्ट विद अदर फोर थिंग्स। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कार्बन से रिएक्ट कर रहे हैं। तो देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस। और क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए क्या होगा? नो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? इंसुलेटर बन जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो इट इज अ इंसुलेटर। ये कंडक्ट नहीं करता है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर और नॉट? ओके, अब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं हेक्सागोनल रिंग्स ग्रेफाइट का। तो एक हेक्सागन बनाते हैं और इनकी रिंग्स बनाते हैं ऐसे साथ में लेयर्स। राइट बच्चे, ये वन लेयर है, फर्स्ट लेयर। ऐसे ही और भी लेयर्स होंगी। ये सेकेंड लेयर, ऐसे और भी लेयर्स होंगी इसके नीचे। आई एम ओनली ड्रॉइंग टू। अभी क्या होता है, ये ना, ये एक कार्बन जो है, ये थ्री से कनेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर भी एक रिंग चल रही है, यहाँ पर भी एक रिंग चल रही होगी। तो ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू थ्री अदर कार्बन, वन टू थ्री। देर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर देखो, ये एक, ये है ना, एक इसी तरीके से ये आगे ऐसे जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, और एक ये। तो वन टू थ्री, ये एक कार्बन थ्री और कार्बन से अटैच है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो बड़ी वीक सी एक फोर्स से इस लेयर को दूसरी लेयर से अटैच कर रहा होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो बहुत वीक फोर्सेस से ये आपस में इस तरीके से कनेक्शन बना होता है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। अंडरस्टूड और And why नॉट is the बच्चे? force weak? वाई इज द फोर्स वीक? क्योंकि लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर अलग है बेटा, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर अलग है। तो वो इट स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है टुगेदर, दे आर एट अ फार्दर डिस्टेंस, तो वो वीक फोर्सेस हैं। तो दे आर स्लिपिंग अवे, मतलब वो डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्डिंग से ऐसे नहीं कनेक्टेड है, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। तो वो जरा सा भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करो थोड़ा फ्रिक्शन में, वो स्लिप। जैसे आप कुछ भी ग्रेफाइट इज, जैसे ग्रेफाइट रॉड, पेंसिल का लेड, ऐसा करके देखो। लुब्रिकेंट्स ऑयल में जो ग्रेफाइट है, आप उसे देखोगे, ऐसा करोगे तो वो स्लिपरी क्यों हो रहा है? क्योंकि देर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ दैट, और वो आपस में पूरे सेट फोर्सेस से, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से कंबाइन नहीं है, तो वो आपस में एक दूसरे पे स्लिप कर रहा है। तो जो लेयर लेयर स्ट्रक्चर है ना, मतलब वो ऐसे नहीं है कि एक कार्बन और फोर से कनेक्टेड है तो स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाएगा। वो थ्री थ्री के कनेक्शंस हैं, और जो एक फ्री था, उसने फ्री ने जो है वो फ्री कनेक्शंस बना लिए हैं, लूज कनेक्शंस बना लिए हैं बिटवीन द लेयर। राइट, तो था वो फोर्थ वन फ्री ही, लेकिन बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग इन लेयर्स, तो वो लेयर्स के बीच में एक लूज सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है। अब क्या है, अब ये जो वीक फोर्सेस हैं, ये बहुत जल्दी
ये जो है ओवरकम की जा सकती है, इसीलिए दिस स्ट्रक्चर इज स्लिपरी। ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप ऑफ हो जाती हैं, ठीक है बच्चे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने से क्या होगा? They कंडक्टर। become more Will be a conductive. Conduction. कंडक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखो कार्बन कार्बन ही है दोनों, है ना, बट स्ट्रक्चर्स आर सो डिफरेंट और appearance is so different. This has got highest refractive index, कितना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तभी this has got this has got such luster, है ना, कितना शाइन होता है इसके अंदर। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है टू ह्यूमंस अभी तक, राइट और नॉट? इतना कॉम्पैक्ट रिजिड स्ट्रक्चर है, कार्बन आपस में ही कार्बन से इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन गया है कि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है एग्जिस्टिंग अभी तक, जो हमें पता है, ह्यूमंस को पता है, राइट। और मैंने बता दिया इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करेगा। और दिखने में कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट होता है ना डायमंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में Ma'am, वेरी last. हाई, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट्स नॉट इजी टू ब्रेक दिस ऑफ, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, राइट। एंड देन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन डायमंड की। ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेक्सागोनल रिंग्स है, पहली बात। एक फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, स्लिपरी एंड सोपी टू टच है, कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ब्लैक, ब्लैक सा दिखता है कलर में, राइट, नो लश्चर एट ऑल, एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट बच्चे। कुछ पॉइंट मिस हुआ होगा तो अभी बाय बुक भी चलेंगे, पर अभी के लिए दिस इज व्हाट आई कैन रिकलेक्ट अभी। अ, लेकिन केमिकली दे बोथ आर सेम, एज इट बोथ द थिंग्स इफ यू स्टार्ट बर्निंग, कंबशन कर दो दोनों का, ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उसका, दोनों विल ओनली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं इसका पूछूं आपसे, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डायमंड, तो आप C+O2 गिव CO2 लिखेंगे। अगर इसका रिएक्शन पूछूं ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रेफाइट, तो C+O2 गिव CO2। So chemically they are identical. Why? Because they are allotropes of carbon. Understood, बच्चे, or not? Clear? So you will only get carbon dioxide when you oxidize diamond in presence of air, and you will only get carbon dioxide when you will oxidize graphite in air. बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ कार्बन फ्रॉम नीचे डायमंड लिख देना बेटा, और यहाँ पर दूसरे में फ्रॉम ग्रेफाइट, है तो वो ओनली कार्बन ही। क्लियर और नॉट बच्चे? ओके, नाउ बकमिंस्टर फ्लोरीन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन का डायग्राम कैसे होता है? सबने फुटबॉल देखी है? फुटबॉल में कैसा पैटर्न बना होता है? हम हेक्सागन पेंटागन एंड पेंटागन के हेक्सागन। आसपास हेक्सागन्स होते हैं ना? हेक्सागन। पेंटागन के आसपास हेक्सागन्स होते हैं ना, या हेक्सागन के आसपास पेंटागन्स होते हैं? पेंटागन के आसपास हेक्सागन। मैम फुलेरिन का शायद से 16 पेंटागन एंड 12 सिक्स, हेक्सागन, सी 20। सिक्सटी होता है, C60 होता है। तो ये रहा एक हेक्सागोनल रिंग कार्बन की, इसके आसपास हर एंड पे एक एक पेंटागन। आता नहीं है कभी भी डायग्राम ड्रॉ करने को, पर आना तो सब कुछ चाहिए।
Ma'am, but where is this used, ma'am? Where is this used? Ma'am, this Buckminster fullerene. कंपाउंड है बेटा, ये केमिकल, इसका यूज तो अभी तक आप लोगों को नहीं है। देखो बन रहा है क्या ठीक से, पेंटागन रिंग्स। डिस्टॉर्ट हो गई मेरी यहाँ से लास्ट दो रिंग्स तो। राइट बच्चे, इसी तरीके से फर्दर आगे कनेक्टेड होता है, और बिल्कुल फुटबॉल पे जो पैटर्न बना होता है ना, ब्लैक और वाइट लेदर का, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होता है इसके अंदर भी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बकमिंस्टर फ्लोरीन। ड्रॉ कर लो जल्दी से। ये 60 कार्बन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिसमें हेक्सागन और पेंटागनल रिंग्स होती हैं। और इसके बारे में, हाँ राइट, कि ये किसने ढूंढ के बताया था ना हमको, किसने स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, ये रहा। देखो, पेंटागन के आसपास हेक्सागन। पर आफ्टर ऑल तो देखो, वो पैटर्न वैसे भी वही जाने वाला है। ए, पेंटागन के आसपास है हेक्सागन, राइट। पेंटागन सेंटर में, माय बैड, सॉरी। ठीक है, मुझे याद नहीं था। चलो अभी क्या, आ, और क्या। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी साइंटिस्ट ने डिजाइन नहीं किया था। एक आर्किटेक्ट, अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर को ऑनर करने के लिए बकमिंस्टर फ्लोरेन रखा गया है इसका नाम, राइट। क्योंकि जो डोम शेप्ड हॉल्स थे ना, उसको देखकर इसका फ्रेमवर्क, इसका आइडिया आया था। ठीक है बच्चे, समझ में आया? रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ फुटबॉल, C60। 60 कार्बन एटम्स हैं विच आर कंबाइंड टुगेदर, फुटबॉल शेप स्फेरिकल मॉलिक्यूल। So this is 20 hexagons and 12 pentagons. Because pentagons are rare, no, you will keep them in middle. कम है ना पेंटागन का नंबर, तो यू विल कीप देम इन द सेंटर, और उसके आसपास जो है वो आप हेक्सागोनल रिंग्स क्रिएट करोगे। ठीक है, 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन से एक इंटरलिंक स्ट्रक्चर है C60, जिसे हम बकमिंस्टर फ्लोरेन कहते हैं। इसके ऊपर स्टडीज अभी चल रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में अभी और आपको आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में से आपको जो बताया गया है, दैट इज, इट इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी इज द सेम, ऑक्सीडेशन से उसकी भी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। सो वन फिजिकल व्हेन केमिकल प्रॉपर्टी यू हैव रेड है। और बाकी इसकी और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि इस पर अभी भी रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन, है ना, इट्स स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, राइट। Okay, let's get back to the topic now and go by the book. देखें what all we have discussed, if there is anything we have missed. कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे वापस आकर, पहले एलोट्रॉप्स डिस्कस कर रहे हैं। देखें यहाँ पर, इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस के साथ, क्वाइट हैवी, वेरी हैवी। वेरी हैवी मीन्स it has got high density, right? Because they are very compact structure, no? 2.55 grams per cc. Good. Now is they are extremely hard, hardest natural substance known. It does not conduct electricity. It burns to form carbon dioxide only, and nothing is left behind.
This shows that diamond is made up of carbon only. That is why its symbol is C. All the properties discussed, कुछ रह तो नहीं गया? एक heaviness, density, high density जो है वहां पे ऐड कर दो. Okay. Next, graphite is a grayish black opaque substance. देखो how different they are looking, no? So grayish black opaque substance है. Graphite is transparent, lighter than diamond. It is soft, slippery to touch. It conducts electricity because of that free electron. Again, on its oxidation, burning it with in presence of oxygen, only carbon dioxide is formed and nothing is left behind. Right? Thus, because this is only made by carbon, its symbol is also C. Right, bache? Now, two common allotropes of carbon, diamond and graphite, they have very different physical properties, but they have got same chemical properties, है ना? Chemical property are, however, the same. That is, burning in oxygen, they are producing carbon dioxide only and nothing is left behind. Right? Structure of diamond में देखें tetrahedron structure. This is the simpler way of drawing it. एक carbon with four making three heads of the each carbon here, right? ये exact structure है, but if even you don't draw it, that is okay, right बच्चे? और इसके अंदर और कुछ ऐसा जो हमने, yes, their uses, कि हम डायमंड्स को कहाँ किस पर्पस से यूज करते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस हम इसे ज्वेलरी में यूज करते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस, बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस हम इसको कैसे यूज करते हैं? मेकिंग रॉक बोरर्स फॉर ड्रिलिंग ऑयल वेल्स. ठीक है बच्चे? और इसकी शार्प कट्स की वजह से इसे कैटरैक्ट सर्जरी में भी यूज किया जाता है. सच फाइन कट्स जो आते हैं डायमंड के, इसी वजह से उसे सर्जरीज में, डायमंड कटर्स होते हैं जो सर्जरीज में यूज होते हैं ना, फॉर कटिंग द लेंस वेरी फाइनली, तो वो उनके शार्प कट्स की वजह से होता है, पर वो आपकी बुक्स में नहीं है. ठीक है? ग्लास कटर्स मेंशन्ड है, बट किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है दैट इज नॉट गिवन. इट इज अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर. Tetrahedral arrangement we have studied, rigid three dimensional arrangement, high density, melting point is also very high because they have got very strong bonds. देखो, the melting point is this high, cannot be created normally, no? 35 degree thousand, 3500 degree Celsius. This is because a lot of heat energy is required to break the network of strong covalent bonds in the diamond crystal. It is non-conductor of electricity. What explains this? No free electron. Right, बच्चे? Clear? वो इसी तरीके से आपसे प्रॉपर्टीज नहीं लिखवाएंगे वो कि 4 मार्कर में आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिखने को दे देंगे. दे विल आस्क यू बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी what can be the use, or they'll give you the use and ask you on which property is this based, right? Generally that is the question asked if asked from this portion, right बच्चे? Here are the rings existing. देखो hexagonal rings है ये, and there are weak forces combining the layers together. ठीक है? Which gives this a slippery structure. They'll slip off over each other, making it slippery. देखिए यहाँ पर, is there anything we have missed on? अच्छा, we have missed on the word covalent bonding. Diamond में भी carbon to carbon is connected with a covalent bond. Graphite में भी carbon to carbon is connected with a covalent bond. Okay. The weak van der Waals forces name also comes from the scientist who discovered these forces. Okay. What else? It is comparatively soft substance. Softness makes it like it can be used as a dry lubricant because of its soft and slippery structure. So wherever you need lubricants between the machine parts, but you don't want water to be there, or any liquid to be there, there you use graphite as a dry lubricant. What makes this possible? It's soapy and slippery touch. It's a good conductor. Why? Because there exists a free electron, right? Next.
डन, एवरीथिंग डिस्कस्ड हियर। यूजेस ऑफ डायमंड में ज्वेलरी बन रही है, देखें यहाँ पर ग्लास कटर्स में यूज हो रहा है, कटिंग मार्बल इन ड्रिल रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस। ज्वेलरी बता दिया हमने, डिस्कस कर लिया। ज्वेलरी डायमंड की कह के दिखा रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड होना चाहिए ना, है ना? तो डायमंड स्टडेड होने चाहिए यहाँ पे। पर चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। ये रहा शार्प एज्ड डायमंड्स। शार्प एज डायमंड्स आर यूज्ड बाय आई सर्जन एज अ टूल टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम द आईज विद अ ग्रेट प्रिसीजन। तो जो लेंस होता है, जो उसकी कटिंग होती है कैटरैक्ट में, दैट इज डन बाय डायमंड कटर्स। ठीक है बच्चे। नाउ डायमंड्स कैन ऑल्सो बी मेड आर्टिफिशियली। ऑल्दो ये बन कैसे रहे हैं नेचर में, आपको पता है कि, पता है आपको ये बात कि कहाँ से निकलता है डायमंड? यस मैम। कहाँ से? मैम Mines. माइंस में मैम एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट। कोल माइंस में, यस मैम। And कोयले when की coal खान में। undergoes extreme pressure and heat. राइट, बिकॉज कोल इज ऑल्सो 95% कार्बन, है ना? तो वही कोई कोल ऐसा जो एक्सेप्शनली 100% कार्बन हो जाए, दैट टर्न्स आउट टू बी डायमंड। आपको पता है, मतलब ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, देखना यूट्यूब पे वीडियोस कि डायमंड कैसे ढूंढे जाते हैं। तो ऐसा, जैसा ऐसा लग रहा होता है जैसे एक स्मॉल डॉट ऑफ लाइट इन द डार्क माइन यू कैन सी, एंड दैट इज डायमंड। पता हो अगर आपको ये फैक्ट, तो जो कोल माइनर्स होते हैं ना, उनकी पूरी चेकिंग होती है बिफोर दे लीव, कि वो छोटे छोटे डायमंड्स नहीं तो साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो कोयले की खान से ही निकलता है डायमंड भी, है ना? तो सेम सेम एटमॉस्फेयर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में कोई एक चीज कोयला बन गई, जो कि मिल रही है 60 रुपीज 80 रुपीज केजी, और कोई डायमंड बन गया, है ना? लाइफ का एक लेसन नहीं है कि वी कैन नॉट ब्लेम सर्कमस्टांसेस, राइट? है ना? सबके साथ सेम है, कोई डायमंड बन जाता है, कोई कोयला रह जाता है। तो सीखे डायमंड बनना। ठीक है, चले अभी आगे वापस पढ़ाई पे। हो गया, देखो मोटिवेशन जल्दी जल्दी से। चलो, डायमंड्स कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस में सिंथेटिक डायमंड्स बनाए जा सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज एडीज, अमेरिकन डायमंड्स। बहुत कंपैरेटिवली चीपर होते हैं रियल डायमंड से, और हम जैसे लेमैन्स तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते रियल है कि फेक है। ठीक है, अच्छा एक मिनट बच्चे, एक मिनट। राइट बच्चे, ओके। So synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds. The diamonds which are not suitable for making jewelry are used in glass cutters, diamond studded saws and drill bits. Bits क्या होती है? Drill bits क्या होती है? What are bits? Tips. Yes. कभी ड्रिलिंग मशीन देखी हो ना, उसके आगे एक ऐसा रिफिल लगता है, वो ऐसे इस तरीके से उसके ऊपर कर्व्स बने होते हैं, इसे बिट कहते हैं। तो ये ड्रिलिंग बिट्स डायमंड की होती हैं बेटा, ड्रिल करने के लिए। ओके, चलें अभी आगे। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, बिकॉज इट इज सॉफ्ट इन स्ट्रक्चर, इसीलिए पाउडर्ड ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है बिटवीन फास्ट मूविंग मशीनरी पार्ट्स, और इट इज नॉन वोलेटाइल। व्हाट डज दिस मीन? नॉन वोलेटाइल मीन्स, Cannot catch fire. नॉन वोलेटाइल मीन्स It does not get evaporated. Ma'am, सो फिर उस convert into gaseous सब्लिमेशन, state. फिर सब्लिमेशन नहीं होना चाहिए वर्ड, इवेपोरेट होना है तो सॉलिड ने डायरेक्टली, तो सबलाइम होना चाहिए कि डज नॉट सबलाइम।
हम कह रहे हैं इट्स Ma'am, it's नॉन not वॉलेटाइल। reactive. जैसा पूर्वी ने कहा इट डज नॉट कैच फायर, तो इट डजंट बर्न विद फ्लेम्स, नॉन वॉलेटाइल। क्योंकि एवरीथिंग दैट इज वॉलेटाइल इज बर्निंग विद फ्लेम्स। जो भी चीज वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब हीट अप करो उसके वेपर्स बन रहे हैं, और वो वेपर्स ही कैचिंग फायर इज मेकिंग फ्लेम्स। कोल बर्निंग विदाउट फ्लेम्स इज बिकॉज कोल इज नॉन वॉलेटाइल। वेपर ही नहीं बन रहे ना, आग किधर लगेगी, फ्लेम किधर बनेगी? ठीक है। सो दे आर, दिस इज नॉन वॉलेटाइल, इट इज यूज्ड एज a lubricant or lubricating for machine parts which operate at a very high temperature. ठीक है। Graphite can be used Ma'am, as dry lubricant in the form of graphite powder or mixed with petroleum jelly to make graphite grease. तो अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो शॉप्स में शटर्स के बीच में ग्रीस होती है ना? ma'am, ये और तो साइकिल कॉमनली में ही अवेलेबल डालते हैं। पहले जो स्कूटर्स होते थे, पहले वाले जो बजाज वाले स्कूटर्स होते थे, देखे कभी बचपन में किसी ने? कभी मैम नहीं। हमारे तो तुम्हारे टाइम मैम पे तो कार स्कूटीज आ गई हैं। मैम आई हैव सीन मैम। मैम कार के डोर्स पे भी तो ग्रीस होता है। हाँ राइट, कई बार दुपट्टा उसमें अड़ मैम, जाए ये तो तो ब्लैक हो साइकिल में जाता लगता है। है मैम। हाँ राइट, साइकिल के व्हील्स में, है ना, वो जो चेन होती है उसमें भी लगता है। तो है तो सॉलिड, लेकिन वहां चिपू चिपू लग रहा है, ऐसा स्टिकी स्टिकी सा। दैट इज बिकॉज पेट्रोलियम जेली इज मिक्स्ड विद दैट ड्राई ग्रेफाइट पाउडर टू मेक इट लाइक दैट। अंडरस्टूड बच्चे? तो वो जो ग्रीस आप देख रहे हो, ग्रीस इज ग्रेफाइट मिक्स विद पेट्रोलियम Ma'am, जेली। petroleum jelly as in Vaseline. तो वैसलीन और पैराफिन वैक्स जो कैंडल्स घर में चला रहे हो, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही तो है बेटा। इतना है, इसमें हैरान होने वाली क्या बात। मैं तो जब छोटे बच्चों को जब पहली बार ये इंट्रोड्यूस कर रही होती हूँ, तो मैं उन्हें बताती हूँ वो जो लगाते हो इतने शौक से गोगली वोगली बुश, वो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। सोचो अब, इमेजिन करो लगाने का उसको कि पेट्रोल मैम, से क्या बना। बुश मैम? वो विंटर क्रीम्स नहीं लगाते, लाइक टू हील द क्रैक्स ऑन योर स्किन, नो? अच्छा मैम, अच्छा। कोल्ड क्रीम्स। वैसलीन मैम। वो तो ये, ऐड आती है एक्चुअली गूगली वूगली। हाँ राइट, देयर इज वन ऐड, नो, वो वाली। तो वो इतना अच्छा सा लगता है बॉटल के अंदर देख के। वो एक पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है, मतलब वो एक एक प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, विच इज लाइक, अच्छा चलो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना पेट्रोलियम से, पेट्रोल डीजल निकाल रहे, तो चलो फ्री में कुछ और अदर कंपाउंड्स आर बीइंग मेड, तो दैट इज वन वन फ्री कंपाउंड मेड देयर। वो है जो हम यूज कर रहे हैं अपने फेस पे। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अभी कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए क्लास के एंड पे। तो यहाँ पर क्लास एंड करेंगे। ग्रेफाइट के यूजेस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट पॉइंट्स की कुछ मिस तो नहीं हुआ। इसके बाद हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करने हैं। बेटा इससे ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो कंबाइंड स्टेट छोटा सा पैराग्राफ है, ये हम अभी आगे बात करेंगे इस पे डिटेल में, कि कंबाइंड स्टेट मतलब इसका क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो इस पे अभी हम आगे बात करेंगे, एक्सेप्ट दिस स्मॉल वन, बाकी सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है आपसे। रीड इट थॉरली, अच्छे से याद करो सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एलोट्रॉप्स याद करो, स्ट्रक्चर याद करो, प्रॉपर्टीज क्या यूजेस है किस प्रॉपर्टी की वजह से, दिस इज वन कंसेप्चुअल दैट कैन बी आस्क्ड। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर दो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं दूंगी, इधर चैप्टर खत्म, नेक्स्ट डे यू हैव योर टेस्ट। ठीक है, तो कीप प्रिपेयरिंग द चैप्टर साइड बाय साइड। ओके, चलो बाय बाय बच्चा लोग फॉर टुडे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू मैम। बाय बाय। मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। गुड थैंक इवनिंग। यू मैम। बाय बेटा।